आगे एमसीक्यू नंबर 9 चैप्टर नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा है आतिफ इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज़ बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंटेंट इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एमएनजेड लिमिटेड। While preparing financial statement for the year ended 31 December 2016, CFO of MNZ, who is also chartered accountant, informed Atif that directors are considering to have company listed on Pakistan Stock Exchange. कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना चाह रहे हैं। कंसिक्वेंटली CFO वांट्स टू शो हायर प्रॉफिट ज़्यादा शो करवाना चाह रहा है CFO, एंड हैज़ आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर बुक एडजस्टमेंट कैन बी मेड. He has also informed that if MNZ is able to list the shares at price of 35 or more, all managerial staff would be given an additional bonus this year. वो कह रहा है कि अगर तो कंपनी इस काबिल हो गई कि 35 या उससे ज़्यादा की प्राइस पे शेयर इशू करवा लिस्ट करवा सकी तो फिर तमाम मैनेजरियल स्टाफ को बोनस भी दिया जाएगा. विच थ्रेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज़ बीइंग फेस्ड बाय आतिफ. कौन सा थ्रेट जो है वो अराइज हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्योंकि पैसों की बात हो रही है तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो रहा है. एमसी नंबर 9 में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑप्शन नंबर ए. एमसी नंबर 9 इंटेग्रिटी मीन्स. इंटेग्रिटी का मतलब क्या है. तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स. तो इसमें ए में ही उसने बता दिया है तो 10th का ए हो जाएगा. आगे एमसीक्यू नंबर 11 ऑब्जेक्टिविटी मीन्स. ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि मेंबर को बाइस नहीं होना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं उसमें आना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए उसके काम में. तो ये एमसीक्यू ऑप्शन नंबर बी में उसने बता दिया कि मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बाइस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट्स. आगे एमसीक्यू नंबर 12. एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर्स मीन्स. प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का क्या मतलब है. तो इसका मतलब मेंबर्स हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल दैट अ क्लाइंट और एम्प्लॉयर रिसीव्स अ कंपिटेंट सर्विस बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस लेजिस्लेशन एंड टेक्निक. तो प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब है कि मेंबर का जो नॉलेज है और स्किल इस लेवल पे होना चाहिए कि जो भी उससे काम कोई भी ले रहा है एम्प्लॉयर या क्लाइंट तो वो उसको कंपिटेंट सर्विस मिले, उसको अच्छा काम मिले और जो एडवांस काम मिले. कोई भी चेंजिंग आ रही है उसको पता होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को. कोई भी उसमें डेवलपमेंट आ रही है लेजिस्लेशन में, प्रैक्टिस में या टेक्निक में, उसको फॉलो करे वो. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. एमसीक्यू नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी. आगे एमसीक्यू नंबर 13 प्रोफेशनल बिहेवियर मीन्स. प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है. मेंबर्स मस्ट कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड शुड अवॉइड एनी एक्शन विच डिसक्रेडिट द प्रोफेशन. तो इसका हो जाएगा डी कि मेंबर्स को चाहिए कि वो तमाम लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रोफेशन डिसक्रेडिट हो, प्रोफेशन का नुकसान हो. आगे एमसीक्यू नंबर 14. एमसीक्यू नंबर 14 में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट रिस्पॉन्सेज वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. जब थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस ना किया जा सके तो क्या करना है, रिस्पॉन्स कौन सा करेक्ट होगा. द मेंबर मस्ट रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन विच मे बी मिसलीडिंग. तो ये होगा उसको वो रिफ्यूज़ कर देना चाहिए उस इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट रहने से. वो काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे कोई थ्रेट रिड्यूस ना किया जा सके, इतना रिड्यूस ना किया जा सके कि वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए. सेकंड पे वो कह रहा है द मेंबर मस्ट रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमेटी और द गवर्नेंस अथॉरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी ठीक है, मेंबर को फ़ौरन ऑडिट कमेटी को ये थ्रेट बता देना चाहिए ताकि कोई ना कोई अगर उसका पॉसिबल हल निकलता है तो वो हल किया जाए. आगे सी में वो कह रहा है द मेंबर मस्ट सीक लीगल एडवाइस इफ़ इट सीम्स नेसेसरी टू रिपोर्ट द मैटर टू लीगल अथॉरिटीज़. अगर तो ये नेसेसरी हो कि लीगल अथॉरिटीज़ को बताना क्या थ्रेट अराइज हो रहा है, यानी कंपनी कुछ इलीगल काम में इन्वॉल्व है और ये नेसेसरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या जो भी उस वक्त वो काम कर रहे हैं मेंबर है जो भी,
उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो लीगल अथॉरिटीज़ को बता दे, तो फिर वो लीगल एडवाइस भी उसके लिए सीख करेगा, लीगल एडवाइस भी लेगा। तो ये तीनों ही करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, वो कह रहा है कि 1, 2 एंड 3 ऑल। आगे एमसी नंबर 15 में कह रहा है नवीद इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसेंटली एम्प्लॉयड बाई के लिमिटेड एज डिप्टी टू फाइनेंस डायरेक्टर। Haris, also a chartered accountant, KK Limited is listed on Pakistan Stock Exchange. On Naveed's first day on job, he met with Haris, who said, "Look, keep it to yourself, but I am having a second interview next week for a new job. The first thing that I need you to do is to review the financial statements before auditors arrive. I passed exams few years ago, and I am not up to date on all the little technique in IFRS." तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो थ्रेट कौन कौन सा आ चुका है यहाँ पे, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो पूरा नहीं हो रहा क्योंकि वो टेक्निक्स के साथ अप टू डेट नहीं है, इस वजह से यहाँ तक तो प्रोफेशनल कम्पिटेंस का थ्रेट आ गया। ठीक है, और साथ ही वो उधर दूसरी कंपनी में भी जाना चाह रहा है और उसने इसको बताया, लेकिन उसने इसको कहा है कि इसको सीक्रेट रखे। यू शुड नाउ दीज बेटर देन मी and you will know more about what the auditor might focus on. Also keep in mind that you and I would be entitled to bonus if profits are 10% higher than last year. अगर प्रॉफिट 10% से ज़्यादा हो तो बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसकी वायलेशन हो रही है कि वो बोनस को इंक्रीज़ कर दे, शायद वो बोनस को इंक्रीज़ कर दे, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल की वायलेशन है। ठीक है, आगे वो कह रहा है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट वांट टू फाइंड एनी इरेगुलरिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इरेगुलरिटी भी वो कह रहा है कि फाइंड ना करो। तो ये ज़ाहिर सी बात है, इंटेग्रिटी में भी मसला आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट नहीं है ये सारे उसके डिसीजंस, और प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं है ये। ठीक है, डू वेल एट दिस एंड योर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर क्वाइट हाई। विच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल हारिस इज फेलिंग टू कंप्लाई विद। तो हारिस कौन कौन से प्रिंसिपल्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहा, यहाँ पे इंटेग्रिटी को भी कंप्लाई नहीं कर रहा, फंडामेंटल कंपिटेंस को भी कंप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि उसके जो नॉलेज है वो अप टू डेट नहीं है, और प्रोफेशनल बिहेवियर भी उसका नहीं है। तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा 15 का डी, ऑल ऑफ दीज। आगे एमसी नंबर 16 में कह रहा है मेंबर्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। नेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ये इंटेग्रिटी है, तो ये सिंपल इंटेग्रिटी, इस तरह का पहले भी एमसीक्यूज आया था। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना है आल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में। आगे एमसी नंबर 17, मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बाइस, conflict of interest and undue influence of others to override their professional and business judgment. Name the fundamental principle. तो ये fundamental principle objectivity है, ये भी पहले एमसीक्यूज आया था। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि मेंबर शुड नॉट अलाउ, बाइसनेस भी उसको अलाउ नहीं करनी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं आना चाहिए, और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी में आ जाती हैं। आगे एमसी नंबर 18, मेंबर शुड बिहेव विद कर्टसी एंड कंसिडरेशन टुवर्ड ऑल विद हुम दे कम इनटू कांटेक्ट इन प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो यहाँ पे कर्टसी से उसको पेश आना चाहिए, और कंसिडरेशन उसकी सही होनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर उसका होना चाहिए, जिसके साथ भी वो प्रोफेशनल बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो, सबके साथ उसका बिहेवियर अच्छा हो। तो ये किस ज़मरे में आ जाता है, ये आ जाता है प्रोफेशनल बिहेवियर में। नेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल इंडिकेटेड बाय द अबव स्टेटमेंट। तो ये आ जाएगा प्रोफेशनल बिहेवियर। आगे एमसी नंबर 19 में वो कह रहा है अ थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल अकर्स व्हेन अ प्रीवियस जजमेंट नीड टू बी रीवैल्यूएटेड बाय मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जजमेंट। तो यहाँ पे ये है कि जिसने पहले जजमेंट की वही उसको रीवैल्यू कर रहा है, वही उसको चेक कर रहा है। तो ये आ जाएगा सेल्फ रिव्यू, अपने काम को रिव्यू करना, अपने काम को चेक करना, ये आ जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट।
सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आगे एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में कह रहा है अ थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकर्स व्हेन बिकॉज ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप मेंबर्स बिकम टू सिंपैथेटिक टू इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप आ रहा है, जब क्लोज रिलेशनशिप की वजह से कोई भी मेंबर बहुत ज़्यादा उसके हमायती हो जाए किसी दूसरे के इंटरेस्ट के, यानी जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है फैमिलियरिटी थ्रेट, कि अगर किसी को जानते हो, किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसके साथ टू सिंपैथेटिक हो जाना, उसका काम अच्छी तरह रिव्यू ना करना, उसका काम अच्छी तरह चेक ना करना और उसका गलत भी सही कह देना, तो ये फैमिलियरिटी थ्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 15, और इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 15 चैप्टर्स के। तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।